स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्लास 7 की किताब है और क्लास 6 की जो किताब थी वो मैंने कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। उसमें पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास दिया था। मैंने पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास आपको क्लास 6 में पढ़ा दिया है। क्लास 7 में पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास है। क्लास 8 में पूरा का पूरा मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास है। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास क्लास 7 और पाठ 1 पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 इस्लाम का भारत में आगमन। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने अरबों का आक्रमण पढ़ाया था, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया था। अब हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। चूँकि मैंने आपको बताया कि अरबों का आक्रमण मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया, तो अरबों के बाद भारत पर कौन आता है, कौन आक्रमण करता है? तुर्क यानी कि महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। आपने नाम सुना होगा। मध्यकालीन इतिहास में इन दोनों का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये दोनों बहुत ही नरसंहारी आक्रमणकारी थे। ओके, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती, वो सब सारी चीज़ें हम लोग यहीं पर देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का हमारा जो इस्लाम का भारत में आगमन है चैप्टर पार्ट 1 का दूसरा पार्ट। ओके, ये पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना है, कहानी को समझना है। तो हम लोग को यहाँ से पढ़ना है तुर्क आक्रमण। ओके, तुर्क आक्रमण के समय भारत। आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, ये किताब में ऐसा छपा ही है और सारी चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। ओके, जब इस्लाम का आगमन हुआ भारत में उस समय उत्तर और पश्चिम में किसी भी शक्तिशाली शासक का शासन नहीं था। कोई शक्तिशाली शासक नहीं था जो इनको रोक सके। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी छोटी राजनीतिक अथवा राज्यों में विभक्त था। छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त था। तो जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए हमारे यहाँ भारत में, तो उस समय भारत 100 से भी अधिक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में और राज्यों में बटा हुआ था। सोचिए, अगर ये सब मिल गए होते, एक होते, तो शायद भारत में इस्लाम का आगमन ही ना होता। ये आक्रमणकारी जैसे आए थे वैसे भेज दिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब आपस में छोटे छोटे राजा लड़ते रहते थे और इसका फायदा आक्रमणकारियों ने उठा लिया। जिन पर छोटे छोटे तथा बड़े बड़े, छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। राज्यों की बात है, छोटे छोटे जो राज्य थे उन पर छोटे छोटे राजा सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे। कौन था इन राजाओं में? अधिकांशतः कौन थे? राजपूत। मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया है राजपूतों के बारे में। अतः इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। ओके, तो 11वीं शताब्दी को बेसिकली राजपूत युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे और उन पर छोटे छोटे राजपूत या सामंत शासन करते थे। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज विस्तार में संलग्न हो गए। राज विस्तार में संलग्न होने का मतलब है एक दूसरे के राज्यों को हड़पने लगे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। मतलब अब जो केंद्रीय सत्ता थी, जो भाई कोई ना कोई तो उसमें राज व्यवस्था ऐसी थी जो बड़ी रही होगी, तो वो जो केंद्रीय व्यवस्था थी वो कमज़ोर हो गई, क्योंकि लगातार उस पर भी आक्रमण होते रहे। तो ये सब आपस में लड़ करके एक प्रकार से न्योता दिए। किसको न्योता दिए? जो आक्रमणकारी शक्तियाँ थी उनको भारत आने का न्योता दिए। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, ये सब आक्रमणकारी थे। इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर ये भारत में आए। फिर समाज जाति पात तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। ओके, जो भारतीय समाज था तमाम तरह की उसमें भेदभाव थे, जाति पात होता था, ऊंच नीच, यही सारी चीज़ें होती थी। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। मतलब उच्च अपने आप को एकदम प्राउडी महसूस करते थे, एकदम अभिमानी, और हमेशा वो नीचे तबके के लोगों को तुच्छ दबा करके रखते थे, तुच्छ कहते थे। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था। ओके,
अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का प्रयास ही नहीं किया, ना तो और ना ही लाभ उठाया गया। ओके, तो भारतीय जो होते थे, जो बेसिकली राजपूत, ये बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कहते अभिमानी होते थे। अपने आप पर बहुत ज़्यादा अभिमान था, गर्व था। इनका खान पीन और पहनावा सब कुछ बढ़िया उच्च था, तो ये अपने आगे किसी को नहीं समझते थे। इनका विदेश से या विदेश के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, उसके बारे में कोई खबर ही नहीं रखते थे। अगर खबर होती तो इनको पता चल जाता कि आक्रमण होने वाला है, तैयारी करनी चाहिए, ये आक्रमणकारी इतना शक्तिशाली हो सकता है। इनको इससे कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने देश में अपने घर से लेना देना था इनको। ओके, बस एकदम अपने गर्व में, अभिमान में खोए रहते थे कि हमसे तो कोई जीत ही नहीं पाएगा, हम तो राजपूत हैं। और इसी सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा करके ये सारे आक्रमणकारी भारत में विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं तुर्क आक्रमण। ओके, तो मैंने आपको अरब आक्रमण पढ़ा दिया था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का जो महत्वपूर्ण आक्रमण था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। छोटे छोटे राज्य थे, उस पर छोटे छोटे राजा और सामंत शासन करते थे। भारत में चौहान वंश, तोमर वंश, गढ़वाल वंश, चंदेल वंश, चालुक वंश, ये जैसे राजपूत वंशों के राज थे। ओके, ये मैंने आपको 6 में पढ़ाया है। चौहान वंश की स्थापना किसने की? तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य, सब मैंने पढ़ा दिया, उसको देख लीजिए। तो ये सब राजपूत थे। ओके, राजघराना थे। राजपूतों में कई प्रकार के राजपूत थे, जैसे चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक थे राजपूत ही। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज फैलाने के लिए आक्रमण प्रारंभ कर दिया। तुर्कों का वास्तविक राज कहाँ था? इनका निवास स्थान कहाँ था? ईरान और अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, इन क्षेत्रों में। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यहाँ छोटे छोटे राजा आपस में बटे हुए लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना राज्य भारत में फैलाने का निर्णय कर लिया और यहाँ आक्रमण करने का भी निश्चय कर लिया कि अब हम लोग भारत में आक्रमण करेंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है और सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, सोना, चांदी, खनिज, ज़मीन भी मिलेगी उपजाऊ, अगर हम लोग वहाँ पर रहेंगे तो मतलब इन्होंने निर्णय कर लिया तुर्कों ने। देखिए, अभी हम लोग क्लास 6 के 7 की किताब है, तो क्लास 7 के बेस पर ही जो कुछ है उतना ही पढ़ेंगे। जब मैं रेगुलर क्लास लूँगा इसकी हिस्ट्री की, तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। यहाँ पर मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना किताब में दिया है। थोड़ा बहुत कहानी अगर कोई आती है तो ऐड कर देता हूँ, बाकी आपको अभी बेसिक जीएस में स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ आपका। ओके, तो फिर यहाँ पर है महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनबी कौन था? एक तुर्क था, और हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनबी या गजनी भी इसको बोला जाता है। ओके, महमूद गजनी या महमूद गजनबी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। कहाँ का रहने वाला था? मध्य एशिया में एक देश स्थित है, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान, जो कि पाकिस्तान के पार है, मतलब पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान है। तो वहाँ पर एक छोटा सा राज्य था, उसी का स्वामी था महमूद गजनबी, वहीं का वो मालिक था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था। ये जो राज्य था जहाँ पर गजनी का शासन था, ये पहले पैगंबर साहब के अधीन था। मतलब जब पैगंबर साहब शासन करते थे पूरे इस्लाम क्षेत्रों पर, तो इनका जो क्षेत्र था वो पैगंबर साहब के ही अधीन आता था। लेकिन जब पैगंबर साहब की मृत्यु हुई और उत्तराधिकारी और खलीफा जब साम्राज्य संभालने लगे, तो ये जो छोटा सा इसका राज था गजनी, ये उनके अधिकार से अलग हो गया, मतलब स्वतंत्र हो गया खलीफा के साम्राज्य से। इनके शासन सुल्तान कहलाए। जो गजनी वाला छोटा इलाका था, वहाँ के शासक क्या कहलाए? सुल्तान। इसलिए इन राज्यों को सल्तनत या सुल्तनत कहा जाता है। सुल्तनत का ही शुद्ध रूप यहाँ पर सल्तनत कह दिया गया। ओके, इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने राज्य को क्या कहा? सुल्तनत, और अपने आप को सुल्तान कहा। इसलिए दिल्ली को दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। पूरे मध्यकालीन भारत को जब ये गुलाम वंश से लेकर सैयद लोदी वंश, से पूरा दिल्ली सल्तनत कहलाता है। फिर है तुर्क लोगों द्वारा 1 मिनट
तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज यानी अफगानिस्तान के महमूद गजनबी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर आक्रमण किया। ओके, तो अफगानिस्तान के एक छोटे से क्षेत्र का स्वामी मालिक था महमूद गजनबी, उसी ने जब आक्रमण किया तो माना जाता है कि पहला बड़ा तुर्क आक्रमण हुआ। वह भारत में राज नहीं करना चाहता था। अब देखिए लिखा भी है, वो भारत में राज नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान तथा खुरासान के क्षेत्रों में थी। दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज गजनी को बढ़ाने में लगी थी। उसका ध्यान कहाँ लगा था? ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्रों को जीतना और छोटे छोटे राजाओं को वहाँ को हराना। जो वहाँ के छोटे छोटे राजा थे उनको हरा करके ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्रों पर अधिकार करना, ये महमूद गजनवी चाहता था। वो भारत में क्या करने आया था? अब यहाँ पर लिखा है, वास्तव में भारत में सोना, चांदी, धन दौलत लूटने आया था, क्योंकि सेना चाहिए थी हराने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, दुश्मनों को हराने के लिए सेना चाहिए, बड़ी सेना, और सेना के लिए खर्चा चाहिए, तो खर्चे के लिए यहाँ पर आया था। अब यहाँ देखिए आगे लिखा है, जब महमूद गजनबी भारत में राज नहीं करना चाहता था तो वह फिर भारत आया ही क्यों? ये सवाल आपके मन में उठ सकता है। इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए, देखिए सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। ओके, वही मैंने आपको बताया। इस कोशिश में उसने 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार विभिन्न राजपूतों राज्यों पर आक्रमण किया। ओके, कितनी बार? 17 बार। महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और बेसिकली उसमें भारत में मैंने बताया राजपूतों का शासन था, तो उन्हीं पर आक्रमण हुआ। उसने कई राजाओं को हरा कर उनके धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठा हुई थी। इसमें 1025 में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। ओके, तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर उस समय बहुत ज़्यादा धनवान था। यहाँ से कहा जाता है बहुत ज़्यादा वो सोना, चांदी, धन दौलत बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकर गया। यहाँ पर आप महमूद गजनवी को देख ही सकते हैं। ये देखिए, यही आक्रमणकारी है जिसने सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा था। फिर देखिए यहाँ सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है जानकारी, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वरावल में है। वेरावल, ओके, गुजरात में एक ज़िला है सौराष्ट्र, वहीं पर स्थित है वेरावल नामक स्थान, और वहीं पर ये आपका सोमनाथ मंदिर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, उनमें से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ, यानी कि अब ये मंदिर बढ़िया से निर्मित हो गया, सुंदर भव्य बन गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। ओके, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 11 मई 1951 को यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसको भव्य मंदिर का दर्जा दिया गया फिर से। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये बस मैप दिया हुआ है। ओके, 1950 से 1250 के बीच भारत के प्रमुख राजवंश, यानी राजपूतों का क्षेत्र कहाँ कहाँ था, कौन कौन से राजपूत कहाँ कहाँ पर शासन कर रहे थे। तो ये देखिए, प्रभगुप्त दिया है, तोमर दिया है, चौहान दिया है, भट्टी, परमार, कछवाहा, ये भी राजपूत है, चौहाड़, गुर्जर, प्रतिहार, गढ़वाल, ये सब राजपूत थे। ओके, कलचुरी, चालुक्य, परमार, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के राजवंशों का शासन था, ये सब दिया है। और बाकी इसमें इस पेज में आपका कुछ भी नहीं है। दक्षिण में चोल और पांड्य राज भी दिए हुए हैं। ये सब मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया, जब मैंने दक्षिण भारत पढ़ाया था, दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ाया था, तो चोल, पांड्य, चेर, इन सारे वंशों के बारे में मैंने पढ़ाया था। फिर है अलबरूनी के समय, अलबरूनी की दृष्टि में भारत, यानी अलबरूनी जो कि उस समय विद्वान था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो उसने भारत के बारे में क्या कहा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं भारत का कैसे उसने वर्णन किया है। तो अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इसका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। ओके, इसका वास्तविक नाम यानी मूल नाम क्या है? अबू रेहान
मोहम्मद बिन अहमद। इसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ। मध्य एशिया में एक क्षेत्र का नाम है खीवा। ओके, ये खीवा याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो अलबरूनी है, इसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था, मध्य एशिया में। अलबरूनी महमूद गजनबी का समकालीन था और वह भारत आया था। यानी जब महमूद गजनबी आया था आक्रमण करने, उसी समय ये जो अलबरूनी था उसी के साथ में आया था भारत। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। ओके, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद, तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद, और इसका हिंदी में अर्थ होता है मेरे ख्याल से भारत की खोज। ए का मतलब होता है की, और हिंद का मतलब भारत, और तहकीक मतलब खोज। जैसे तहकीकात आप करते हैं, ऐसे तहकीक का मतलब खोज, तो भारत की खोज इसका हिंदी अर्थ है। तो ये तहकीक ए हिंद या भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? अलबरूनी ने। 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी है, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। यानी कि ये अलबरूनी जो था, इसने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रीति रिवाज, तौर तरीकों के बारे में अपनी किताब में बताया है। क्या क्या बताया है, चलिए कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है, विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें मलिच्छ कहते थे। अलबरूनी ने कहा है कि भारतीय लोग विदेशियों को मलिच्छ कहते थे, क्योंकि भारतीयों को विदेशी नहीं पसंद थे। ना तो उनका खान पान, पहनावा, ना तो उनका रहन सहन, तौर तरीका, कुछ भी भारतीय नहीं पसंद करते थे। इसलिए भारतीय लोग विदेशियों को मलिच्छ कहते थे। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है अपनी किताब में अलबरूनी ने। और क्या बताया? अलबरूनी ने बताया कि भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते हैं। ओके, यानी कि जिनका जो काम है वो वही काम करते आ रहे हैं शुरू से। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता है, वे एक थाल में नहीं खाते। अलबरूनी ने बताया कि भारत में सभी लोग अपना अपना भोजन अलग अलग थाली में खाते हैं, जूठा एक दूसरे का नहीं खाते। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब शगुन मतलब जैसे होता नहीं, कोई शुभ काम करने से पहले शगुन दिया जाता है। ओके, तो ये ऐसा माना जाता था पवित्र होता है और काम जो होता है पूरा होता है, इसलिए भारतीय लोग ऐसा करते हैं। ये अलबरूनी ने लिखा है। फिर क्या लिखा है? हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सबसे बुद्धिमान, जीवंत, जीवदाता के शासक हैं। फिर है भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार, घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इसके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तत्वों की भारतीय अवधारणाएं हैं। ओके, ये सब अपनी किताब में अलबरूनी लिखता है कि भारतीय इन सारी चीज़ों को मानते थे, इनके तौर तरीके ऐसे थे। फिर बता रहा है कि भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्री योग्य हैं। भारतीय गणितज्ञ जो हैं और खगोल शास्त्री ये योग्य हैं, मतलब किसी लायक हैं। ये अलबरूनी ने कहा है कि जो भारतीय गणितज्ञ होते हैं, खगोल शास्त्री होते हैं, ये बहुत योग्य होते हैं। लेकिन उन्होंने इस जगत के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। ओके, पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष, समय, इसके विभाजन एवं पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी, ऐसा महमूद गजनबी कहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। चलिए देखते हैं। ये महमूद गजनबी जैसा ही नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। महमूद गजनबी दूसरा है, मोहम्मद गौरी दूसरा है। हालांकि दोनों तुर्क ही हैं, बट महमूद गजनबी पहले आया था। लगभग 1000 ईस्वी में आक्रमण किया, पहला आक्रमण। और इसका जो पहला आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में मुल्तान में होता है। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। कहाँ का? गोर नामक स्थान का। जबकि जो महमूद गजनबी था वो अफ़गानिस्तान का ही था, लेकिन वो गजनी नामक स्थान का था। गजनी नामक स्थान का रहने वाला था महमूद गजनबी, और गोर नामक स्थान पर रहने वाला था मोहम्मद गौरी। दोनों अफ़गानिस्तान से ही आए थे। और मोहम्मद गौरी ने गजनी पर
1173-74 में अधिकार कर लिया। भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने यानी मूलराज सेकंड ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। तो मोहम्मद गौरी जो था, इसने अपना पहला आक्रमण मुल्तान पर किया 1175 ईस्वी में। अगर हम भारत में बात करें तो पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का 1175 में मुल्तान पर हुआ। मुल्तान इसमें पाकिस्तान में है और गुजरात के पास है। मतलब जब भारत और पाकिस्तान एक थे तो ये पूरा भारतीय समाज एक ही था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो मुल्तान वाला जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को मिल गया और गुजरात भारत को मिल गया। तो पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर ही किया था मोहम्मद गौरी ने और मुल्तान पर इसने विजय प्राप्त कर ली। फिर उसके बाद इसने गुजरात की तरफ अपना कदम बढ़ाया, लेकिन गुजरात में उस समय शासन था चालुक वंश के राजा मूलराज द्वितीय। उनकी विधवा माँ भी थी जिनका नाम नायिका देवी था। ये दोनों शासन कर रहे थे। तो जब मोहम्मद गौरी का टक्कर हुआ मूलराज द्वितीय से, तो मूलराज द्वितीय ने उसको पटकनी दे दी, मोहम्मद गौरी को हरा दिया, जम के धोया और ये भाग गया। तो ये पहली पराजय थी इसकी। ओके, फिर यहाँ देखते हैं, इसी पराजय के बाद गौरी ने आक्रमण का मार्ग बदला। अब इसने मार्ग ही बदल दिया। अब ये गुजरात की तरफ से नहीं आता था, अब ये गुजरात पर इसने छोड़ ही दिया कि यहाँ आक्रमण मत करो। अब इसने पंजाब पर आक्रमण करना शुरू किया और 1190 ईस्वी में कहा जाता है इसने पूरा पंजाब जीत लिया। यानी कि उस समय पंजाब बहुत बड़ा था जब भारत पाकिस्तान एक थे, क्योंकि अब आधा तो पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया और आधा पंजाब भारत के पास है। तो उस समय इसने पूरे पंजाब को जीत लिया था 1190 ईस्वी तक। ओके, मोहम्मद गौरी। पंजाब को जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के राज्य से मिलने लगी। अब चूंकि पंजाब जो है वो राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्रों से मिलता है। ओके, तो जब पंजाब पर अधिकार हो गया मोहम्मद गौरी का, तो उसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ मिलने लगी, अजमेर और दिल्ली से मिलने लगी। और अजमेर और दिल्ली पर उसमें कौन शासन कर रहा था, पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश से संबंधित था। तो अब सीधी टक्कर किसकी किसकी हो गई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की टक्कर अब हो गई। तो यहाँ पहले थोड़ा सा हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग युद्ध इसमें दिया है वो भी पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान यानी जिसको हम चाहमान वंश भी कहते हैं, चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। ये भी अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे आक्रमण कर करके। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया था, जिनमें चंदेल शासक परमार्ददेव, ओके, चंदेल शासक था परमार्ददेव, इसको इसने हराया था। यानी परमार्ददेव को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान भी राजपूत थे, लेकिन राजपूत मैंने बताया था आपस में लड़ते रहते थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने परमार्ददेव को हराया था। परमार्ददेव के आल्हा उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया। आपने नाम सुना होगा आल्हा उदल, तो परमार्ददेव के सेना नायक थे। इन्होंने भीषण युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान से, पर वे युद्ध में मारे जाते हैं। भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद, भटिंडा पंजाब के पास है, तो जब भटिंडा पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया आक्रमण करके, तब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध की स्थिति यानी संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, बन गई कि अब तो टक्कर होकर ही रहेगा। क्योंकि भटिंडा जो है वो पंजाब के आसपास का क्षेत्र है और उसकी सीमाएं दिल्ली अजमेर के एकदम समीप थी। तो बेसिकली पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच दो युद्ध हुआ था, जो प्रमुख युद्ध था। एक तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तो मैंने बताया इसको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं, जब मैं रेगुलर क्लास लूँगा हिस्ट्री की तब पढ़ाऊँगा। फिलहाल मैं इससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा बताता हूँ और समझा देता हूँ। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ 1191 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। मोहम्मद गौरी भागता है तो पृथ्वीराज चौहान इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि मैं भागते हुए दुश्मन पर तीर नहीं चलाऊंगा,
और वही मोहम्मद गौरी जाता है, 1 साल तक तैयारी करता है और फिर कन्नौज के शासक जयचंद के साथ मिल करके योजना बना करके पृथ्वीराज चौहान को हराता है। 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो जयचंद जो है कन्नौज का शासक था, उस समय ये भी राजपूत ही था, तो ये पृथ्वीराज चौहान से जलता था। अब जलता इसलिए था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे और ये भी कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के पुत्री यानी संयोगिता के साथ भागकर शादी की थी, इस कारण उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी जयचंद की। इसलिए जयचंद मोहम्मद गौरी को आक्रमण करने के लिए न्योता देता है और उससे मिल जाता है और कहता है आप आइए पृथ्वीराज चौहान को हराइए, मैं आपका साथ दूंगा। ये सब कहानी है, इसको कभी मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा कि कैसे उसने बुलाया, जयचंद ने कैसे पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और कैसे वो जा कर के मोहम्मद गौरी से मिल गया। तो कहा जाता है जयचंद ने धोखा दिया और वो मोहम्मद गौरी को बुलाता है दोबारा आक्रमण करने के लिए। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसकी मैं कहानी एक वीडियो में अलग बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ओके, तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पर, आप देख लीजिए, तराइन का युद्ध है और ये जो राजपूत हैं हाथियों पर बैठे हुए हैं। ओके, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की सेना तराइन के मैदान में 1191 का सीन है, हालांकि ये बनाया गया सीन है, असली सीन नहीं है। तो ये देखिए, जब प्रथम तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी हार जाता है तो भाग जाता है फिर से अपने गौर नामक स्थान पर अफगानिस्तान में और 1 वर्ष तक वो शांत रहता है। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1192 में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, ऐसा कहा जाता है। ओके, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। यानी चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। किसके मत? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। उसी जयचंद को हराया मोहम्मद गौरी ने जिसने दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। देखिए, मोहम्मद गौरी का इसने साथ भी दिया था, फिर भी इसके साथ युद्ध किया मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि मोहम्मद गौरी ये नहीं देखता था कि आपने मेरा साथ दिया कि नहीं, वो कुल मिलाकर भारत पर आक्रमण करने आया था और ये जयचंद भी भारत के ही थे, राजपूत थे। उसका मकसद था राजपूतों को ख़त्म करना। भले ही आपने उसका साथ दिया लेकिन वो ये सब नहीं सोचेगा ना मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर हराया, जिसको चंदावर का युद्ध भी कहते हैं। मोहम्मद गौरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार, बंगाल पर विजय प्राप्त की। सोचिए, बिहार तक चले आए ये लोग आक्रमण करते हुए और जीत भी हासिल की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई, उसी के आसपास, और जब इसकी मृत्यु हुई लगभग उस समय पूरा का पूरा उत्तर भारत इसके अधीन आ चुका था। फिर ये मोहम्मद जब गौरी की मृत्यु होती है तो ये अपना पूरा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है, जो कि हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे जब गुलाम वंश पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर है 1192 का तराइन का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अब तुर्कों की जीत के कारण क्या थे? ओके, ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इतिहासकार राजपूतों की हार और तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। ओके, राजपूत क्यों हारे, तुर्क क्यों जीते, इतिहासकार इस पर कई प्रकार के कारण अलग अलग बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। हालांकि विवाद है कि कौन सा कारण था कि तुर्क जीत गए, राजपूत हार गए, लेकिन विवाद है इस पर। लेकिन फिर भी कुछ कारण हैं जो प्रमुख कारण हैं। जैसे राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था, ये बात सही है, सभी इतिहासकार इससे सहमत हैं कि भाई राजपूतों में एकता का अभाव था। मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान ने कई राजपूतों को हराया और फिर जो जयचंद था राजपूत, इसने भी पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, मोहम्मद गौरी को बुलाया, तो इनमें राजपूतों में एकता नहीं थी। राजपूतों द्वारा अपनी पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। ओके, तो ये जो राजपूत होते थे ये पुरानी युद्ध प्रणाली अपनाते थे, हाथी पर बैठ करके तीर, धनुष, तलवार, इसी से युद्ध करते थे। गोला बारूद इनके पास होता नहीं था, जबकि जो विदेशी होते थे अपने साथ तमाम तरह के नए हथियार लेकर आते थे।
तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, यानी कि जो तुर्क सेना के घोड़े थे वो काफ़ी अच्छी नस्ल के थे और उनके घुड़सवार यानी सैनिक जो थे घोड़े पर बैठे होते थे वो भी अच्छी खासी उनकी प्रैक्टिस होती थी। तुर्क सेना का कुशल तीरंदाज वही मैंने बताया कि जो सैनिक होते थे काफ़ी प्रैक्टिस करते थे, तीरंदाजी में माहिर होते थे। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना ये भी व्याप्त होती थी, तो ये भी एक कारण है कि ये लोग जो राजपूत थे हार गए, यही कारण था। और बाकी यहाँ पर देखिए तुर्क के बारे में बताया गया। तुर्क कौन थे? तो मध्य एशिया व तुर्किस्तान के क्षेत्रों में रहने वाली एक जाति है। फिर हिजरत क्या है? तो ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना हिजरत कहलाया। इस घटना को हिजरत कहते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिया है। अभ्यास, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। और ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज में चला रहा हूँ 6 से 12 तक की, 6, 7, 8 की SCERT, 9 से 12 तक की NCERT, यानी 6 से 12 तक की जो किताबें हैं इस सीरीज में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड कीजिए, भेजिए और जोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।